हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, इसके पहले वाले क्लास में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। डाइपोल के कारण हम लोग ये डाइपोल में कब कोई पॉइंट उसके एक्सियल पोजीशन पे होगा, कब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा और कब उसको हम पोलर पोजीशन नाम देंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी बातें हमने छोटी छोटी बातें कल के या इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। ओके, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आज हम लोगों को सीखना है। अच्छा, ये चीज सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं। देयर आर टू चार्ज इन डाइपोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों पॉइंट चार्ज होते हैं। ये टू चार्ज का एक सिस्टम है। अब चार्ज सिस्टम के कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर से सुनो, अगर हमको एक चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके कारण हमको ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लुक एट हियर, यहाँ पे देखते हैं कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q और ये पॉइंट O पर है और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और हमको यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल्स KQ/R²। दिस इज द फार्मूला। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज टू पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लाइन उस पॉइंट से चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के एलांग होती है, और पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज टू पॉइंट होती है। मान लो अगर नेगेटिव चार्ज है -Q, तो उस चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वही होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, KQ/R²। ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट टू चार्ज हो जाती है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट टू चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और हेडिंग लगाते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हेडिंग बना लें, उसके बाद हम लोग इसमें अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, अलग अलग केस लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की तीन सिचुएशन होती हैं पॉइंट की लोकेशन के आधार पे। अगर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डाइपोल के एक्सिस पे है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में फाइंड कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति में। अगर वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डाइपोल के इक्वेटर पे है, तब बोलेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन में हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ना तो एक्सिस पे है ना तो इक्वेटर पे है, मतलब ना तो अक्षीय स्थिति में ना तो निरक्षीय स्थिति, तो कहीं पर भी अगर हमको पॉइंट दे दिया गया रैंडमली और पूछ लिया गया बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल के कारण, तो उसको हम बोलते हैं पोलर पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सियल पोजीशन की कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहली पॉइंट हेडिंग बनाते हैं इन एक्सियल पोजीशन, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय स्थिति में। एक्सियल पोजीशन मतलब अक्षीय स्थिति में, इसी को एंडान पोजीशन भी बोलते हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब वो पॉइंट जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना वो डाइपोल की एक्सिस पे होगा।
तो देखते हैं, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इस तरीके से, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट है O। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इधर पॉइंट ए पर चार्ज है -q और यहाँ पे चार्ज है +q। ये है दो चार्ज है, यहाँ पे एक -q है और एक है +q। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज है +q। अब चार्ज को मिलाने वाली लाइन और इसके मिड पॉइंट से होकर गुजरने वाली ये जो सीधी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल की एक्सिस। और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जो कि इस डाइपोल के मध्य बिंदु इस पॉइंट O से r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। हमको ये फाइंड करना है कि इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है। इस डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं 2l से। किसे दिखाते हैं? 2l से। तो आधी आधी दूरी, ये वाली डिस्टेंस मिलेगी l, और ये शेष जो बची हुई दूरी ये भी कितनी मिलेगी? l। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी मिलेगी? l के बराबर। ये हो गया l, ये पॉइंट B है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अगर सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है, तो बताओ इस +q चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, इतनी सी दूरी है l। तो शेष कितनी डिस्टेंस बचेगी? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हुई? तो ये +q चार्ज से जो डिस्टेंस बची, दिस इज r - l। ओके, इस -q चार्ज से इस वाले चार्ज से यहां इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? तो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस l और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, तो टोटल डिस्टेंस r + l। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गई r + l। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस दिखा दिए। ओके, अब यहां पे देखो, अब हमको पॉइंट चार्ज पता है, चार्ज से डिस्टेंस पता है। जैसे यहाँ पे देखो -q चार्ज से पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे है? तो ये पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी? r + l। ये +q चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r - l। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गई। ओके, अब हम ये मान लेते हैं -q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। कितना है? E1। तो E1 की डायरेक्शन कितनी किधर होगी? तो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? .2 चार्ज, मतलब पॉइंट से चार्ज की तरफ। तो .2 चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? E1। और E1 किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? निगेटिव चार्ज के कारण। सो E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q। नेगेटिव चार्ज -q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माना गया है। तो E1 किसके बराबर होगा? अब पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला kq/r²। तो सेम फार्मूला लगाओ, k इंटू चार्ज है q, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं इसलिए साइन कन्वेंशन में हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। तो kq बाई चार्ज को विद साइन नहीं लेना है। तो E1 बराबर kq/r²। तो kq बाई इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r + l, तो यहाँ पे r + l का होल स्क्वायर। ये हमको मिल गया पहला इक्वेशन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो डायरेक्शन देखो P to A। हम किधर से किधर चल रहे हैं? P से A की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर PA, along वेक्टर PA। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब हम बात करने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो देख लेते हैं कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लेते हैं E2, तो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज टू पॉइंट, तो चार्ज से पॉइंट की तरफ चलो, ये डायरेक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है, तो यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये है। E2 की वैल्यू कितनी होगी, KQ/R², तो K चार्ज है Q बाई R की वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, R-L, तो R-L का होल स्क्वायर, कितना होगा, R-L का होल स्क्वायर। ओके, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसकी डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो ये देखो डायरेक्शन हमने बताया चार्ज से पॉइंट, चार्ज है, चार्ज कहाँ पे, B पे, और पॉइंट है B, तो हम लिखेंगे किसके एलांग है, तो ये डायरेक्शन हमको मिल रही है एलांग BP, B से P की तरफ इसकी डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं पॉइंट P पर टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हम देखें, देखो P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 एक E2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय जो बड़ा वेक्टर होगा उसमें से छोटे वाले घटा देंगे। अब E1 E2 में से किसका मान बड़ा है, तो E1 में देखो KQ और E2 में भी KQ, दोनों में कॉमन है। रही बात R+L है, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ R-L है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, R+L है, ज्यादा है तो E1 छोटा होगा, यहाँ R-L डिस्टेंस कम है तो E2 बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, E2, छोटा कौन है, E1, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं E है, सो E किसके बराबर होगा, E बराबर होगा E2 माइनस E1 के, इसके बराबर होगा E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E2 और E1 की वैल्यू पुटअप कर लो, E1 और E2 की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड की खाली बात करते हैं, तो E इक्वल्स E2 किसके बराबर है, तो E2 बराबर है KQ/R-L का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर दो, E1 किसके बराबर है, KQ/R+L का होल स्क्वायर, इतना ही है। ओके, यहाँ पे KQ कॉमन है, KQ कॉमन कर लो, तो KQ बचेगा कितना, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर, कितना मिल गया। सो E इक्वल्स KQ और दोनों का एलसीएम कितना होगा, R² माइनस L² का होल स्क्वायर, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो A+B के होल स्क्वायर पे इसका विस्तार करोगे, मतलब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो R+1 या R+L का होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन करो, उसका विस्तार करो तो कितना मिलेगा, R² प्लस L² प्लस 2RL। ओके, माइनस, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो R-L का होल स्क्वायर, उसका विस्तार करो, R² प्लस L² होता है, बट आगे माइनस है तो माइनस का गुणा करके लिखेंगे इतना, और फिर प्लस 2RL, ये हो गया। ओके गुड, तो यहाँ पे R² से R² मर जाएगा, L² से L², क्या चीज बचा, यहाँ पे बच रहा E इक्वल्स KQ फिर अपान, मतलब यहाँ पे इंटू कितना बचा 2RL, तो ये हो जाएगा 4RL डिवाइड बाई R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ये हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो, E इक्वल्स हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से इस चीज को देखो, K इंटू 4 को हम लिखें 2 इंटू फिर 2 और 2 के साथ Q लिखो और उसके साथ L लिखो, बच रहा है R और फिर बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। देखो 2QL, अभी हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में देखे थे, 2QL किसके बराबर होता है, P के, किसके बराबर, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, और P बराबर 2QL, तो जहां पे 2QL है वहां पे हम P लिख लें, तो वहां पे अगर P लिख लेंगे तो ये हमको रिलेशन, मतलब ये हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम वहां पे P लिख लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ऊपर हम इसको मिटा देते हैं। ओके, यस,
हाँ, यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम मिटा देंगे मतलब 2 की एल के स्थान पे अगर P लिखेंगे तो क्या मिलेगा, E इक्वल्स K इंटू 2PR बटे, अब यहाँ पे देखो K इंटू 2 और फिर इसके स्थान पे P और यहाँ पे R, और फिर बचेगा नीचे कितना, ये बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। This is the formula for electric field due to an electric dipole in axial position. ओके, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। अगर जो डिस्टेंस r है, ये कंडीशन है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस r है, अगर r की वैल्यू l के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, l के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, मतलब ये जो डिस्टेंस l है ये बहुत छोटी हो और r जो है बहुत बड़ी है, मतलब r के कंपैरिजन में l का मान बहुत छोटा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम L स्क्वायर, अब L बहुत छोटा, उसका स्क्वायर कर देंगे और छोटा होगा, अब इसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो ऐसी स्थिति में हम L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि L स्क्वायर की वैल्यू नियरली अबाउट 0 होगी। अब अगर L स्क्वायर 0 कर देंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा K इंटू 2PR डिवाइड बाई, यहाँ पे R स्क्वायर और L स्क्वायर 0 हो गया, L स्क्वायर 0 हो गया, उसका स्क्वायर कर दोगे इतना, तो R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब मैं यहाँ पे लिख लूं R की घात 4, R की पावर 4, यहाँ एक R से ये कैंसिल होगा तो R क्यूब हो जाएगा। ओके, तो एट लास्ट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा K इंटू 2P बाई R क्यूब। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। ओके, रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे बताएंगे, देखो डायरेक्शन हमेशा उधर काम करता है जिधर बड़ा वेक्टर होता है, बड़ा वेक्टर E2 था तो E2 की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E2 किधर है इधर, तो मतलब अगर हम इधर चल रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर जिधर हमारा हाथ जा रहा है, और इधर चलते समय पहले कौन सा चार्ज पड़ा, माइनस क्यू, आगे चल रहे हैं तब कौन सा चार्ज पड़ रहा है, प्लस क्यू, तो मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस चार्ज की डायरेक्शन होगी किधर से किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा वो चीज क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो फार्मूला हमने देखा, एक्चुअल में इसका फार्मूला ये वाला है, E इक्वल्स K इंटू 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन केस R is very 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 greater than L, then L square is negligible, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसको 0 कंसीडर कर लिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4 हो जाएगा, R से R की पावर 4 को कैंसिल करेंगे, R क्यूब बचेगा, तो मिलेगा K इंटू 2P बाई R क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं एक्सियल पोजीशन में एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ओके, वेरी गुड। तो ये एक्सियल पोजीशन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन की। ठीक है, मिटा दे इसको, वेरी गुड, मिटा देते हैं इसको, भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ओके, आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पोजीशन में क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमको फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग दूसरा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन को हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति में।
मतलब वो पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो कहाँ पे है, डायपोल के इक्वेटर पे। अगर डायपोल के इक्वेटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से समझो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिगर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ध्यान दो, देखो मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये इस तरीके से बनाया गया है। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है। इसका मिड पॉइंट है O, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2L होती है, तो ये आधी आधी दूरी हो जाएगी L और L। ओके, अब ये डायपोल का एक्सिस होगा, जो दोनों चार्ज से मिलाने वाली लाइन ऐसे सीधी जाएगी, एक्सिस हो गया। इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जो इसके मिड पॉइंट से होकर के जाती है, जस्ट लाइक दिस, ये तो ये वाला पॉइंट जो कि इस वाली लाइन को देखो जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट या मध्य बिंदु से होकर के आता है, ये वाली लाइन इक्वेटर कहलाती है। और इस पर जो पॉइंट होगा ये डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है। ओके, मान लो कि ये इस मध्य बिंदु, इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट भी r डिस्टेंस पे है। ओके, अगर हम इस निगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस देखें तो निगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मिला दो, इसको मिला देंगे तो निगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, तो कर्ण ये होगा। और कर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है r, तो r का स्क्वायर प्लस आधार कितना l, तो l का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्लस क्यू से, अच्छा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी टाइम देख लें। मान लो नेगेटिव चार्ज के कारण या माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 की डायरेक्शन किधर होगी। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, चार्ज टू पॉइंट, पॉइंट टू चार्ज, किधर से किधर, पॉइंट टू चार्ज। तो ये पॉइंट, ये चार्ज, तो पॉइंट से चार्ज की तरफ चलो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E1 है, कितना है E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ऐसे ये, ठीक है। जो अक्षर बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं और फिगर चूंकि ड्राइव करना है तो स्पेस भी हमको चाहिए। जितने बच्चों को क्वालिटी डल लग रही होगी, बूस्ट योर क्वालिटी, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके एकदम क्लियर ताकि दिखे, अच्छे से समझ में आए, इसलिए क्वालिटी इसका बढ़ा लेंगे। ओके, सो दिस इज E1, क्या हो गया ये E1, ठीक है। अब देखो ये E1 हो गया, पास इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to माइनस Q, चार्ज माइनस Q, तो माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। E1 का मान किसके बराबर मिलेगा, तो ये चार्ज, ये पॉइंट, दोनों के बीच डिस्टेंस ये है, तो फार्मूला होता है E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। तो E1 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, तो K इंटू चार्ज Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। R का स्क्वायर, R की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो करड़ी खत्म होगी, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। इसकी डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन निगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट टू चार्ज, तो पॉइंट P, और यहाँ पे ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, तो किधर से किधर चल रहे हैं, P से A की तरफ। यहाँ पे लिख लेंगे along PA, तो P से A की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। ये हमने इसकी डायरेक्शन निकाल ली, ये इसकी दिशा हो गई। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस प्लस Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले इसको इससे मिला दो, इस प्लस Q चार्ज को आप मिला दो किससे, पॉइंट P से। ये
अगर प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट पी से मिला देंगे तो ये चार्ज, ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर से किधर होता है, चार्ज टू पॉइंट, चार्ज टू पॉइंट, तो चार्ज ये पॉइंट ये, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। दिस इज E2। हमने मान लिया प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 की डायरेक्शन इधर हो गई। ओके, तो E2 का मान कितना होगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, E2 कितना होगा, KQ बाई डिस्टेंस कितना होगा, फिर से आधार L, लंब है R, तो डिस्टेंस उतनी होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो R का स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब ये R की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर करोगे तो करनी खत्म होगी, इतना इक्वेशन सेकंड। बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस बार इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग B टू P। अब भाई पॉजिटिव चार्ज से ऐसे जा रहे हैं, चार्ज टू पॉइंट, तो चार्ज टू पॉइंट चलने पर B से P की तरफ चल रहे हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई B टू P। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख लिए, ये इक्वेशन हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मिलने वाली है, और यहीं पे फिगर में कमाल होने वाला है। देखो E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम मान लेते हैं ये वाला एंगल है जो एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, थीटा है, कितना, थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये इसकी एक्सिस थी, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ओके, कैसे थीटा हो भाई, ये भुजा कॉमन है, दिस साइड इज कॉमन, और समान भुजा के सामने या ये समान भुजाएं सामने समान कोण बनाती है, तो इसके सामने कोण थीटा, तो इसके सामने इधर भी कोण क्या बनेगा, थीटा। ओके, हम क्या करते हैं, इस AB ये है, A ये है, तो AB के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं जो कि पॉइंट P से होकर के जाता है, ऐसे एक लाइन यहाँ पे बना दिया। ओके, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो बताओ ये एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। किस एंगल से, तो ये किस एंगल से बराबर हो रहा है, तो आंसर है किस एंगल से, ये एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से। ओके, और ये वाला एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ। तो ये वाले एंगल को अगर देखें तो दो लाइंस एक दूसरे को, दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, और ये दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको एक लाइन ऐसे ये काट रही है, तो एक ही ओर के रेखा के एक ही ओर के बने कोण, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे संगत कोण से। मतलब चीज ऐसे दी गई है, ये है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे काट रही है। अब देखो ये वाली लाइन जो ऐसे इधर से जा रही है, ये बीच वाली, यहाँ पे लाइन के ऊपर का कोण थीटा है, तो यहाँ पर भी डॉटेड वाली लाइन के ऊपर का कोण क्या होगा, थीटा। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, किस कोण से, संगत कोण से। तो हम लोग इस तरीके से एंगल को बराबर लिख लेंगे। एंगल हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, E2 और E1 के कंपोनेंट बना देते हैं। E1 और E2 के कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले E1 का कंपोनेंट बनाते हैं। E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक जिधर से हमने एंगल नापा तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, तो जिधर से कोण नापते हो वाला cos के साथ होता है, तो E1 cos थीटा, ये इधर कंपोनेंट चला गया। और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज E1 sin थीटा, ये हो गया। ओके, अब बात कर लें E2 के कंपोनेंट का, तो E2 का भी कोण इधर से ही नापा जा रहा है, इसका भी एंगल इसी डायरेक्शन में है, यहीं से नापा है तो इधर से कोण नापा जा रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट एक बनेगा इस डायरेक्शन में, वो होगा E2 cos थीटा ये, और एक इसके परपेंडिकुलर काम करेगा ये ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा कंपोनेंट E2 sin थीटा, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट देख रहे हैं, E2 के कंपोनेंट इधर वाला E2 cos थीटा, इधर वाला E2 sin थीटा। E1 के कंपोनेंट इधर वाला E1 cos थीटा, इधर वाला E1 sin थीटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा को देखें, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है।
E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो जितना E1 का मान है उतना E2 का भी मान है, साइन थीटा दोनों में है। इसका मतलब E2 साइन थीटा जितना है उतना ही E1 साइन थीटा भी है। अगर किसी स्थान पे दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब नेट इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो दोनों को ऐड करके लिखो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो पूरे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना होगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वही चीज लिखते हैं। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E है, तो E1 किसके बराबर मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। भाई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट निकालते समय दोनों को जोड़ देते हैं। मैग्नीट्यूड की खाली बात करते हैं तो E बराबर यहाँ पे E1 cos थीटा E2 cos थीटा में दोनों में कॉमन क्या है, cos थीटा, कॉमन कर लो तो E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा। ओके, वैल्यू पुटअप कर लो। E1 की वैल्यू क्या है, KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना है, ठीक है। ओके, फिर प्लस E2 की वैल्यू फिर से वही है, तो कितना है, KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना। फिर इनटू cos थीटा। अब cos थीटा देखो, cos थीटा कैसे निकालेंगे, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका बेस कितना है L और इसका हाइपोटेनियस या कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, इतना लिखा जा सकता है। क्यों इतना क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि करड़ी है, करड़ी का घात 1/2 होता है, बस इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है। ओके ठीक है, देखते हैं आगे। क्लास कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्या करें, 12th के हम लोग है ना, 12th की टॉपिक है तो भाई सीरियस तो होना पड़ेगा। कोई नहीं, बट जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे हौले हौले स्लोली आगे बढ़ेंगे, कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा, और जब वो इंटरेस्टिंग मिलेगा तब मज़ेदार क्लास होगी, तो ज़बरदस्त क्लास होगी। ओके चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज वीडियो इज गोज वेरी वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, अब यहाँ पे इसको पहले ऐड कर लो, इसको ऐड कर लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू इंटू 2 मतलब के क्यू, और यल का मल्टीप्लाई कर लो यल। अब देखो इंटू क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप नहीं समझ पाओगे, फिर से इसको जोड़ते हैं। पहले तो दोनों का एलसीएम ले लो, ई बराबर दोनों का एलसीएम इस अंदर वाले में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, के क्यू प्लस के क्यू 2KQ इंटू कितना मिलेगा, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो इसको ऐसे लिखो, के पहले कर लो, फिर 2QL को एक साथ लिखो अपान में, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 1/2, टोटल 3/2। ये किसके बराबर हो गया, ई के। अब फिर से 2QL किसके बराबर होता है, पी के। 2QL किसके बराबर होता है, पी के, याद करो। तो यहाँ सर ये पी के ही तो बराबर होता है, आप ही तो बताए थे, कितनी बार वही चीज ये रटाएंगे, रट लो भाई। ओके तो 2QL, तो इसके स्थान पे P लिख लो, सो E इक्वल्स K इंटू P डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, E बराबर K इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से वही कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, इफ में क्या, इफ आर इज वेरी वेरी लॉन्ग या वेरी वेरी ग्रेटर टू कंपेयर टू एल, अगर एल बहुत छोटा है आर बहुत बड़ा है, दैट मीन्स एल इज वेरी 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 लेस देन कंपेयर टू आर। तो L का स्क्वायर बहुत छोटा होगा, ऐसी स्थिति में हम L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम 0 ले सकते हैं। अगर हमने L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉपचे में। क्या मिलेगा, L स्क्वायर को हमने 0 कर लिया तो बचेगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स K इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, सो E इक्वल्स K इंटू पी बाई आर क्यूब। दिस इज द फार्मूला। ओके, तो इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E बराबर K इंटू पी अपान आर क्यूब। E बराबर K इंटू पी अपान आर क्यूब। ओके, तो ये फार्मूला होता है। डायरेक्शन इसकी बात कर लें, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन हम बताएंगे सर, कमेंट करो जल्दी से, देखते हैं किसका सही होता है। ओके, आप करते रहो, हम यहाँ बताते, आप मिलान कर लेना। ओके, ध्यान से देखो, तो दोनों वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, E1 cos थीटा E2 cos थीटा इधर काम कर रहे हैं, तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्शन यही मिलेगी। तो इस डायरेक्शन में देखो हम इधर चल रहे हैं, ये है जिधर हमारा हाथ चल रहा है, यहाँ से शुरू किए इधर चल रहे हैं। अब उसी पर वैसे नीचे चले आओ, चार्ज पे चले आओ, इधर है प्लस क्यू चार्ज और इधर चले गए, इधर है माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू, मतलब यहाँ पे चार्ज की, अगर चार्ज के बेसिस पे अगर हम डायरेक्शन को बताएं तो किस चार्ज से किस चार्ज की ओर चल रहे हैं, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, या हम ऐसे लिख लें अलोंग प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये है बच्चों फार्मूला या उसका डेरिवेशन, जिसमें हम लोग ये ड्राइव किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं सर, कैसे, ऐसे। ओके, तो इस तरीके से डेरिवेशन करना था। ओके, तो दो चीजें अभी तक हम लोग सीखे, मिटा दें इसको। ओके, अब एक छोटी सी बात हम पूछते हैं आपसे, एकदम छोटी सी बात पूछते हैं, मिटा देते हैं तब पूछते हैं। आ जाइए, देखते हैं वो छोटी सी बात क्या है। ध्यान देंगे, वो कहते हैं थोड़ा ध्यान देंगे कि वो छोटी सी बात क्या है। देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने लिया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की ये एक्सिस है, इधर है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू, ये है इसका मिड पॉइंट O। अगर इसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P1 मान लेते हैं, तो ये एक्सियल पोजीशन में होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K इंटू 2P/R3 ये, और इसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, -Q टू +Q, ये इसकी डायरेक्शन होती है। अगर हम इसके इक्वेटर पे चलते हैं तो इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट ले लिया है यहाँ पे सपोज P2, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स K इंटू P/R3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, +Q टू -Q, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, तो मैग्नीट्यूड देखो, ये एक्सियल पोजीशन पे है
और ये इक्वाटोरियल पोजीशन पे, इक्वाटोरियल को हम ई क्यू से दिखा देते हैं, ई क्यू इक्वाटोरियल। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन में ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ई एक्सियल अगर हम इसको लिखे तो 2 बाहर कर लो, बचेगा k इंटू पी बाई आर क्यूब, इतना। अब k इंटू पी बाई आर क्यूब, k इंटू पी बाई आर क्यूब किसके बराबर होता है? ई इक्वाटोरियल। तो पुट दिस थिंग, ई एक्सियल हमको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वाटोरियल। मतलब ये हुआ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टेलिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस थिंग्स, तो ऐसी स्थिति में अगर हम खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर तो भाई बात दूसरी होने वाली है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से होता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का डबल होता है। कितना होता है? डबल, जस्ट डबल। ओके, ये होता है। बट इन दोनों केसेस में याद रखो, यल को निग्लेक्ट किया गया, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू कंपेयर टू एल। तो एल के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा था, इसलिए एल को निग्लेक्ट किया गया, उस कंडीशन में ऐसा होता है। ओके, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, और दोनों के बीच रिलेशन लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्सियल ये जो होता है ये डबल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। भाई देखो, एक्सियल की डायरेक्शन -q टू +q, मतलब इधर होती है, और इक्वाटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए अपोजिट के लिए माइनस लगा दो, बट डबल होता है, ई इक्वाटोरियल ये। तो ये इनके बीच रिलेशन मिलता है। ठीक है, ये वाला बहुत पूछा गया है, ये बहुत पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और एक बार नीट में भी पूछा गया था। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम में नीट के क्वेश्चन में ये सवाल आ चुका है, इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया इस धारा से। आप समझ जाओ, मैग्नीट्यूड के बीच ये रिलेशन। बट अगर डायरेक्शन वाली बात करेंगे तो अगर तीर लगा तो माइनस आ गया, अगर तीर हटा तो माइनस गायब। ओके, कैसे? अभी तो ये चीज समझ में आ गई, एक्सिस पे हो, इक्वेटर पे हो, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो अगर पोलर पोजीशन में है तो क्या करेंगे? मान लो कि एक कोई पॉइंट है, पॉइंट P यहाँ पे है, जो कि इसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसके मिड पॉइंट से सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो इसको हम पोलर पोजीशन बोलेंगे। पोलर पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जान लो, E बराबर होता है k इंटू पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, तो क्या होता है फार्मूला? E बराबर k इंटू पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो, अगर ये पॉइंट P को हम इसके एक्सिस पे रख दें तो ये इधर चला आएगा, तो ये अगला एंगल थीटा का मान 0। मतलब अगर पॉइंट को एक्सिस पे ले आना है तो थीटा बराबर 0। अगर थीटा बराबर 0 लिख देंगे तो हमको कौन सी पोजीशन मिल जाएगी? एक्सियल पोजीशन। क्या मिलेगी? एक्सियल पोजीशन। और अगर हम मान लो यही पॉइंट P को इसके इक्वेटर पे लेके चले आए तो अब ये कितना कोण घूम जाएगा? कितना कोण घूम जाएगा? 90 डिग्री। मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं तब ये मिल जाता है इक्वाटोरियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन? इक्वाटोरियल पोजीशन। तो याद रखो, इक्वाटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन दोनों के लिए थीटा क्या है? तो एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा 0 होता है, इक्वाटोरियल पोजीशन के लिए थीटा 90 होता है, और पोलर पोजीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सियल में ये होता है, और इक्वाटोरियल में ये होता है। ओके, तो इस तरीके से डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खाली थ्योरी वाली क्लास थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, कल आप लोगों की थ्योरी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि पिछला और इस वाले टॉपिक का प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ है।
देखो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस सेट को समझना, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके फार्मूले वहां पे अप्लाई होंगे, थोड़ी चीजें लॉजिकल होंगी, तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल लगाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो हम लोग कल आज वाले सेक्शन का और इसके पिछले वाले सेक्शन का जो छूटा हुआ है उसका आपको बूस्टर डोज या कितना सीखा करके एक ही पार्ट में आपका मिलेगा। तो कल आपका करीब करीब 1 घंटे की क्लास रहेगी, वो मतलब उसमें थ्योरी क्लास नहीं, खाली न्यूमेरिकल वाला प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो उसको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे एकेडमिक बोर्ड वाले की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें बोर्ड वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा सम्मिलित किए गए एनसीईआरटी के, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो कल का लेक्चर इसी पर रहेगा, आपको थ्योरी क्लास नहीं पढ़नी, बट परसों से हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।